तो जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स सेकंड पेपर के अंतर्गत मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ाना शुरू किया है। और मॉडर्न फिजिक्स में मैंने स्टार्ट किया है प्रकाश वैद्युत प्रभाव चैप्टर को। तो पिछली क्लास में इस चैप्टर की जो बेसिक बातें थी, जैसे प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, प्रकाश वैद्युत धारा क्या होती है, देहली आवृत्ति क्या होती है, देहली तरंग दैर्ध्य क्या होती है, कार्यफलन क्या होता है, इन सारी बेसिक बातों को डिस्कस कर दिया है। ठीक है। लेनार्ड और हर्ट्ज महोदय ने क्या प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर प्रयोग किया, उसको भी अच्छी तरीके से डिस्कस किया। तो जिन विद्यार्थियों ने उस क्लास को अभी तक नहीं देखा है तो भैया उस क्लास को जरूर देख लीजिए। प्लेलिस्ट में जाइए, सारी क्लासें आपको क्रम से मिल जाएंगी। जिस भी चैप्टर की जो क्लास आपकी छूटी हो कर सकते हो। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और उस चैप्टर का अगला टॉपिक सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी नियम। पहले नियमों को आपको समझाएंगे जिससे यहीं पर याद हो जाए, और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण का निगमन करना आपको बताएंगे। ठीक है। तो धैर्य बनाकर बैठ जाइए, बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, लेकिन ये दोनों टॉपिक आपको आज ही के क्लास में क्लियर हो जाएंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी नियम है, तो मैंने आपको बताया था कि एक वैज्ञानिक थे लेनार्ड। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे लेनार्ड और दूसरे वैज्ञानिक एक थे कौन, मिल्टन। लेनार्ड व मिल्टन ने क्या किया था, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन पर अनेकों प्रयोग किया। ठीक है, लेनार्ड और मिल्टन वैज्ञानिकों ने मिल करके, इन दोनों वैज्ञानिकों ने, हर्ट्ज साहब भी थे। ठीक है, तो इन वैज्ञानिकों ने क्या किया भाई, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर अनेकों प्रयोग किए, और इस आधार पर इन लोगों ने क्या किया, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी नियमों को दिया। अब वो कौन कौन से नियम थे, नियमों को सुनिएगा ध्यान से। पहला नियम क्या था, आप लोगों को प्रकाश वैद्युत प्रभाव में बताया गया था कि जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से क्या उत्सर्जित होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो लेनार्ड और मिल्टन साहब ने इस पर क्या किया भाई, प्रयोग किया, और इस आधार पर उन्होंने पहला नियम ये दिया कि जो धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो दर है, ठीक, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो दर है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात हम प्रकाश की तीव्रता जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन दर उतनी ही ज़्यादा होगी। आई बात समझ में कि नहीं समझ में आई? अच्छा, दूसरा नियम इन्होंने क्या दिया, दूसरा नियम में ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है, वह गतिज ऊर्जा जो होती है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। आपतित प्रकाश की तीव्रता पर क्या निर्भर करती है, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर। यानी आपतित प्रकाश की तीव्रता जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन दर उतनी ही ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, ये दूसरा नियम है। तो जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करती है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। तीसरा नियम ये है कि इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम, धातु की सतह से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। ये प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का तीसरा नियम हो गया। चौथा नियम क्या था, चौथा नियम ये था कि अगर हम जो प्रकाश आपतित कर रहे हैं उसकी जो आवृत्ति है वो एक न्यूनतम आवृत्ति से भी कम हो, ठीक है, तब धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा वो होगा ही नहीं। मैंने देहली आवृत्ति की परिभाषा बताई थी कि वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो, लेकिन नियम में यह बताया गया कि यदि वह आवृत्ति देहली आवृत्ति से भी कम है, किसकी भाई, प्रकाश की आवृत्ति अगर देहली आवृत्ति से भी कम है, यानी एक न्यूनतम आवृत्ति से भी कम है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन पॉसिबल नहीं है, यानी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। यह चौथा नियम था। पांचवा नियम क्या था, पांचवा नियम यह दिया गया प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी पांचवा नियम कि जब धातु की सतह पर हम क्या करते हैं भाई, प्रकाश को आपतित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है तुरंत उत्सर्जित होने लगते हैं। अर्थात आपतित प्रकाश और इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन
इनके बीच कोई भी समय पश्चता नहीं होती है। अर्थात ये जैसे ही धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होता है और धातु की सतह से तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना शुरू हो जाते हैं, इनके बीच कोई भी समय पश्चता नहीं होती है, यानी कोई भी गैपिंग नहीं होती है। लगभग किताबों में गैपिंग दिया गया है 10⁻⁷ सेकंड लगते हैं धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में। ठीक है, मतलब ये कोई समय नहीं है, मतलब तुरंत समय पश्चता लगभग मान के चलिए होती ही नहीं, लेकिन किताबों में लिखा इसलिए मैंने बता दिया। तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी 5 नियम आपको याद हो गए। लिखोगे आप कि लेनार्ड एवं मिल्टन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव पर अनेकों प्रयोग किए। इस आधार पर उन्होंने प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी नियम दिए। पहले नियम उन्होंने बताया कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों की जो उत्सर्जन दर होती है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। यह तीसरा नियम हो गया। और चौथा नियम ये कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से कम है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन पॉसिबल नहीं है, यानी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। ठीक है। और पांचवा नियम ये दिया गया कि धातु की सतह पर आपतित प्रकाश और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के बीच कोई भी समय पश्चता नहीं होती है, अर्थात इनके बीच कोई भी समय नहीं लगता है। जैसे ही कोई प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होता है तुरंत इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ये प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी टोटल 5 नियम थे और उम्मीद है कि सुनते ही आपको 5 मिनट में याद हो गए होंगे। अब इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहे हैं, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। सन 1905 ईस्वी में आइंस्टीन महोदय ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो व्याख्या है वो अपने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की। सन 1905 ईस्वी में आइंस्टीन महोदय ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो व्याख्या है अपने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की। और उन्होंने अपने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत में ये बताया कि जो प्रकाश होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है। ऊर्जा के छोटे छोटे व पैकेटों के बंडलों के रूप में चलता है, पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो प्रकाश होता है अपने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर ही तो आइंस्टीन साहब ने व्याख्या की है प्रकाश विद्युत प्रभाव की। और उसमें उन्होंने बताया कि जो प्रकाश है वो जब चलता है तो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है। और ये एक पैकेट या बंडल की जो ऊर्जा होती है वो आपकी एचन्यू होती है। कितनी होती है? एचन्यू होती है। इन पैकेटों या बंडलों को हम क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं। जो इन पैकेट या फोटान की ऊर्जा एचन्यू होती है इसमें एच होता है प्लांक नियतांक, जिसका मान कितना होता है लिख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है। प्लांक नियतांक की वैल्यू 6.6 गुणे 10⁻⁻34 जूल सेकंड होती है। कितनी होती है? 6.6 गुणे 10⁻⁻34 जूल सेकंड होती है। और न्यू क्या होती है? आवृत्ति होती है। ठीक है, तो आप कहोगे सन 1905 ईस्वी में आइंस्टीन साहब ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की। उन्होंने बताया इस सिद्धांत के अनुसार कि जो प्रकाश होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है जिन्हें हम फोटान कहते हैं। और एक फोटान की जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है? एचन्यू होती है। एचन्यू में एच क्या होता है? प्लांक नियतांक, जिसकी वैल्यू 6.6 गुणे 10⁻⁻34 जूल सेकंड होती है। और न्यू क्या होती है? आवृत्ति होती है। ठीक, इन्होंने बताया कि जब किसी धातु की सतह पर हम प्रकाश को आपतित करते हैं, क्या करते हैं? इस प्रकाश को आपतित करते हैं। तो चूंकि बताया गया कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों बंडलों के रूप में चलता है, तो जो एक फोटान होता है वो अपनी एनर्जी इस धातु के अंदर उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। एक फोटान इस धातु के अंदर उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन को अपनी पूरी एनर्जी दे देता है। उसके बाद कितनी एनर्जी होती है? एचन्यू होती है। वो धातु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी दे देता है और अपना अस्तित्व समाप्त कर लेता है। इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को पाकर के क्या करता है? उस एनर्जी को 2 प्रकार से व्यय करता है। नंबर 1, धातु की सतह तक आने में यानी कार्य करने में व्यय करता है, कार्यफलन में व्यय करता है। और धातु की सतह से उत्सर्जित जब होता है तो गतिज ऊर्जा प्रदान करने में वो एनर्जी व्यय करता है। ठीक है ना? क्या करता है? जो फोटान जो होते हैं अपनी एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन को देते हैं तो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी 2 प्रकार से व्यय करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को दे देता है और अपना अस्तित्व समाप्त कर लेता है। वही थ्योरी मैंने यहाँ पर लिखी है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को धातु सतह से बाहर निकलने में तथा गतिज ऊर्जा प्रदान करने में व्यय करते हैं। किस एनर्जी को? जो ये फोटान देता है।
तो दो प्रकार से किसने बे किया, इलेक्ट्रॉन ने उस एनर्जी को बे किया, ठीक है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर जो धातु का कार्यफलन हो, यानी वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, ठीक, वह न्यूनतम ऊर्जा कितनी हो भाई, W। देखो मैंने लिख दिया है, कार्यफलन क्या हो, W। कार्यफलन क्या होता है, वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन किया जा सके। तो अगर धातु का कार्यफलन W हो और इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी हो, EK हो, E फॉर एनर्जी, K फॉर काइनेटिक यानी गतिज ऊर्जा, EK हो, तो उपरोक्त व्याख्या के अनुसार इस व्याख्या में क्या बताया गया कि जो फोटान की ऊर्जा hν थी, ये ऊर्जा दो प्रकार से व्यय हुई, एक तो कार्यफलन में यानी धातु की सतह से बाहर निकलने में, और दूसरा धातु की सतह से बाहर निकलने में यानी कार्यफलन में, और दूसरा भाग किस में खत्म किया, गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, और गतिज ऊर्जा को हम लिखते हैं यहाँ पर EK से। बात समझ आई, यानी जो hν एनर्जी भी है कार्यफलन और गतिज ऊर्जा प्रदान करने में दो प्रकार से इलेक्ट्रॉन व्यय करता है फोटॉन से लेकर के, यही तो बताया गया इस आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण में। अब यहाँ पर अगर देखें तो हम जानते हैं, परंतु जो हम W पढ़े हैं, W क्या होता है, कार्यफलन, W बराबर हमने आपको बताया hν0 होता है कि नहीं होता है। तो इस स्थिति में आपका जो hν बराबर हो जाएगा, इसके स्थान पर रखेंगे hν0 और प्लस का कितना हो जाएगा, EK हो जाएगा। क्या करेंगे, EK को हम रोक लेंगे, है ना, काइनेटिक एनर्जी को रोक लेंगे, hν0 को इधर भेज देंगे, तो पहले से इधर hν है, hν0 इधर आएगा तो ये माइनस का hν0 हो जाएगा, H दोनों में कॉमन ले लेंगे तो ये न्यू माइनस का कितना हो जाएगा, ν0, जहाँ न्यू क्या है, आवृत्ति, ν0 क्या है, देहली आवृत्ति है। तो इस तरीके से समीकरण हमें मिल गई EK बराबर hν माइनस का ν0। अब जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है, अगर उस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो और इलेक्ट्रॉनों का जो अधिकतम वेग हो वो Vmax हो, ठीक है, यदि लिख लीजिएगा, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तथा अधिकतम उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग कितना हो, Vmax हो, V फॉर वेलोसिटी, मैक्स का मतलब मैक्सिमम हो, अधिकतम हो, तो आपने गतिज ऊर्जा का सूत्र पढ़ा है, K बराबर कितना होता है, आप कहोगे ½ mv², पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा को हमने किससे लिखा है, EK से लिखा है, E फॉर एनर्जी, K फॉर काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, वेग को मैंने कितना माना, Vmax माना, तो Vmax लिख देंगे। तब इस स्थिति में जो इस समीकरण में परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, EK के स्थान पर मान रख देंगे 1/2 mv², यहाँ मैक्स लिख दीजिएगा, और बराबर इधर आपका हो जाएगा H ब्रैकेट में न्यू माइनस का ν0। ये आपको जो समीकरण यहाँ पर मिली है, आप देखिएगा ध्यान से, ये जो समीकरण मिली है यही आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है। तो नीचे लिख लेना, यही आइंस्टीन का क्या भाई, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है। क्या भाई, प्रकाश वैद्युत समीकरण है। बोर्ड एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, प्रकाश वैद्युत समीकरण है, इसे आप जो है तुरंत तैयार कर डालिए, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एक बार रिवीजन के तौर पर बता देता हूँ, आइंस्टीन साहब ने क्या बताया, आइंस्टीन साहब ने अपने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत में बताया, सब कुछ लिख दिया है, बस आपको नोट करना है। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत में बताया कि जो प्रकाश होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें हम फोटान कहते हैं। एक फोटान की जो ऊर्जा होती है वो hν होती है, ठीक है। और जब किसी धातु की सतह पर हम प्रकाश को आपतित करते हैं तो फोटान अपनी एनर्जी धातु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को दे देता है। इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को दो प्रकार से व्यय करता है। कैसे व्यय करता है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को धातु की सतह से बाहर निकलने में थोड़ी एनर्जी ऐसे व्यय करता है, और बाकी एनर्जी जो बचती है उसको गतिज ऊर्जा प्रदान करने में व्यय करते हैं। तो अगर देखा जाए तो जो hν एनर्जी को व्यय किया गया है वो कार्यफलन और किस में व्यय किया गया है भाई, गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। कार्यफलन का मतलब धातु की सतह से बाहर निकलने में, तो धातु की सतह से बाहर निकलने में जो एनर्जी होती है उसी को तो कार्यफलन कहते हैं। तो इसलिए मैंने W लिखा, और प्लस का EK मतलब गतिज ऊर्जा प्रदान करने में व्यय करता है। तो दो प्रकार से ये एनर्जी व्यय हो रही है, टोटल hν को व्यय कर रहा, तो इसलिए hν के बराबर कर दिया। अब हमने W बराबर hν0 पढ़ा, तो W के स्थान पर hν0 रख दिया, hν0 इधर ले आए, EK को एक तरफ रोक दिया। EK क्या थी, अधिकतम गतिज ऊर्जा थी। अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो और वेग कितना हो, Vmax हो, तो आप जानते हो गतिज ऊर्जा बराबर कितना होता है, ½ mv²,
वी के स्तंभ मैक्स। बस हमने ई के का मान उठा के रख दिया और हमें जो समीकरण प्राप्त हुई इसी को कहते हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट लेना भैया ले लो, क्योंकि आप सभी लोग बाद में कहने लगते हो। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी ये छोटी सी क्लास आप सभी को समझ में आई होगी, क्लास बेस्ट लगी होगी। ऐसी क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को भैया जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में आपको हम मिलते हैं अन्य टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।